नहीं है तो वन लाइनर ही है, सारे हम वन लाइनर करेंगे, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट है आपका माप तौल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, सेवरेज फ्रांस में है। नेक्स्ट, लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग की जाती है तो लाइट ईयर प्रयोग की जाती है, प्रकाश वर्ष प्रयोग की जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। नेक्स्ट बात करें तेल की सामान्यतः माप होती है, यानी कि जो तेल होता है, जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, हम जो खरीदते हैं वो किस में खरीदते हैं, प्रायः हम बैरल में खरीदते हैं। अगर जो हम तेल के माप की बात करें तो एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट बात करें समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होती है तो फैदम, क्या होती है, फैदम। इसकी थोड़ी सी मैं मोटाई कम कर देता हूँ, ठीक है, तो फैदम होती है। नेक्स्ट बात करें अगर जो हम यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.4 की, अगर जो आपके ऑप्शन में किलोमीटर में आ गया तो 9.4 गुणे 10 पे घाते 12 किलोमीटर हो जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, एक पारसेक बराबर कितना होता है, दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक ही होती है। अगर जो पारसेक को कंपेयर करें लाइट ईयर से यानी कि प्रकाश वर्ष से, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट बात करें एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है, तो एक बैरल की बात करें तो 159 लीटर के बराबर होता है। शोर या ध्वनि को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें एसआई पद्धति किसका विस्तारित रूप है, एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। एसआई पद्धति की बात करें, एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, हमने पहला क्वेश्चन इसमें लिया था कि कुल जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, हमने यहाँ पे बोला था 7 मूल मात्रक होते हैं। और कौन कौन से वो मूल मात्रक होते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ हमने भौतिक राशियां लिखा है, एक तरफ उनके एसआई मात्रक लिखा है और एक तरफ संकेत लिखा है। देखो एमकेएस और सीजीएस बहुत सारी पद्धतियां थी, तो एफपीएस पद्धति थी, ठीक है। एमकेएस पद्धति थी जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते थे, और उसके बाद एसआई पद्धति आई और उसके बाद एफपीएस पद्धति थी। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकंड। अब ये 3 पद्धतियां थी, अलग अलग कंट्री अलग अलग माप प्रयोग करते थे। तो सारे कंट्री ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसी पद्धति बनाया जाए जिसमें सारे देश लेन देन कर सकें, तो उन लोगों ने मिलकर बनाया एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो एसआई वही मात्रक हम देखेंगे। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, 7 जो जिसके बारे में मैंने बात की थी, 7 भौतिक राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता। इनके अक्सर यूनिट पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिए। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब इनके संकेत यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ की मात्रा की बात करें इसको हम मोल में मापते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली मूल मात्रक की। मूल मात्रक के अलावा भी 2 संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 संपूरक जो मात्रक होते हैं, एक तो आपका समतल कोण होता है, एक तो आपका ठोस कोण होता है। समतल कोण की बात करें इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। ठोस कोण की बात करें इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। आगे चलते हैं। बार किस राशि का मात्रक है, तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है, हर्ट्ज की बात करें ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो पास्कल हमारा द्रव दाब का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा की बात करें ये ऊर्जा का मात्रक है। मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें, तो तीनों यूनिट आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस भी आपको ध्यान रखना है, केल्विन भी ध्यान रखना है, फारेनहाइट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा 98.4 फारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, या फिर कह सकते हो 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप
आप याद रख सकते हो, ठीक है। 36.9 या फिर 37 लगभग में। अब बात करें केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। ये तीनों पैमाने मैंने दे दिए हैं। आगे अगर जो बात करें डॉप्सन किसकी इकाई है, डॉप्सन है आपका ओजोन परत की इकाई है। नेक्स्ट बात करें विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। नेक्स्ट कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे बात करें ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ऊष्मा के ये तीनों मात्रक आप याद रखिएगा, जूल, किलो जूल और कैलोरी, ठीक है। जूल, किलो जूल और कैलोरी। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर आपसे पूछे कितने वाट के बराबर, तो एक अश्व शक्ति आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। लेंस की क्षमता की बात करें किसमें मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे कुछ और यूनिट है, इनको देख लेते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश की बात करें कूलाम में मापते हैं, विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं, विद्युत धारिता को फैराडे, विद्युत भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, आप ध्यान रखिएगा, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। अगर जो आपसे पूछे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र को देख लेते हैं। विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए, यानी कि अगर जो आपको मात्रक याद है तो आप आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम सीधा विमीय सूत्र को देखते चलेंगे। क्षेत्रफल की बात करें, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल लंबाई को यल से, चौड़ाई को भी हम जो यूनिट के हिसाब से देखो तो यल से ही डिनोट करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का जो यूनिट हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयतन का विमा की बात हो रही है, यल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की विमा की बात करें, इसका यल क्यू होगा। वेग व चाल दोनों की विमा की बात करें समान होता है, तो LT⁻⁻1 वेग व चाल की विमा होती है। त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है LT⁻2, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है। तो वेग परिवर्तन यानी कि यहाँ पे वेग की विमा आ जाएगी, समय नीचे आ जाएगा, समय जब ऊपर आएगा T⁻⁻1 होगा, यानी कि T⁻⁻1 T⁻⁻1 T⁻⁻2 हो जाएगा, यानी कि LT⁻2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बल का विमा कई बार पूछा गया है, तो MLT⁻2 होता है। नेक्स्ट बात करें कार्य के विमा की बात करें तो ML² T⁻2 होता है। शक्ति के विमा की बात करें ML² T⁻3। घनत्व की विमा क्या होती है, ML⁻3। कभी कभी अगर जो T⁻0 दे दे तो ये T⁻0 कुछ भी नहीं होता, अगर जो 0 दे दे तो वहाँ का मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, वो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर दे देता है। अब बात करें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, तीनों की विमा समान होती है, ML² T⁻2 होता है। नेक्स्ट बात करें दाब का विमा ML⁻1 T⁻2। प्रतिबल की विमा की बात करें ML⁻1 T⁻2। विकृति की विमा की बात करें L⁻0 और पृष्ठ तनाव की बात करें MT⁻2 और गुप्त ऊष्मा की बात करें L² T⁻2 इसकी विमा होती है। आइए चले हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। गति यानी कि मोशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अदिश और सदिश राशियां ये पूछा जाता है, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी कि अदिश और सदिश कैसे याद रख सकते हो। 90% वहाँ पे सही हो रहा था, कुछ एक्सेप्शन बताए थे, कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे। उसमें अपवाद में आपका था विद्युत धारा, आपको याद करना था कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था उसमें बताया था जिसमें भी वह आए वो 90% क्या होता है आपका सदिश राशि होता है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो आपकी बात करें सदिश राशि की बात सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सदिश में देखिए वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, ये सारे क्या है सदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें अदिश राशियां द्रव्यमान,
देखिए द्रव्यमान और विद्युत धारा ये सारा याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान और विद्युत धारा में वह आ रहा है निकल के, लेकिन फिर भी अदिश राशि है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, धारा, ताप, दाब, ये सारे आपकी अदिश राशियां हैं, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ठीक, आगे बात करें, भौतिकी के पिता, फिजिक्स के पिता किसको बोलते हैं? न्यूटन ने। न्यूटन ने जो गति विषयक तीनों नियम दिए थे उसको किस बुक में लिखा था? वो लिखा था प्रिंसिपिया नामक बुक में। आगे बात करें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम के हिसाब से बात करें, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी, और अगर जो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम यहाँ पे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आगे चलें, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, न्यूटन के हमें प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे चले, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये वाला फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। तो न्यूटन के सेकंड नियम की बात करें, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट बात करें, न्यूटन के कौन से नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पता चलता है? न्यूटन के थर्ड लॉ या तृतीय नियम से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट बात करें, अभिकेंद्र बल। ध्यान रखिएगा, वृत्त सर्कुलर मोशन में अगर जो आप गति कर रहे हो तो आपका जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्र बल होता है, और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल की बात हो रही है जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प होगा। F बराबर mv²/r। आगे बात करें, उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयाम और भार। आलंब को फुलक्रम बोलते हैं अंग्रेजी में, आयाम को एफर्ट बोलते हैं, भार को लोड बोलते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होगा, 3 प्रकार के, एक प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कैंची हो गया, पिलास हो गया, सिरासी हो गया, हैंडपंप हो गया, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल और ब्रेक की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रथम उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक की जब भी बात करें इसमें यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन तो दिया नहीं है, छोड़ो जाने दो। ठीक है, ये याद रखिएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल पूछे तो सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सारे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को हम एग्जाम के पर्पज से ही बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर जो आप यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो को। नेक्स्ट बात करें, द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ होता है सदैव 1 से अधिक। नेक्स्ट बात करें, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो चिमटा और मनुष्य का हाथ आदि ये एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, और प्रथम श्रेणी का 1 से बराबर 1 से कम हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी पर प्राप्त करेगी? तो 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करें, किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति होगी प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट, वस्तु की स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की गति की बात करें आवर्ती गति होती है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। चलते हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये आपका कैसा जड़त्व का नियम है? ये आपका गति के जड़त्व का नियम है। ठीक है, और प्रथम जो लॉ होता है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ठहरी मोटर के अचानक चलने पर ये स्थिति जड़त्व का एग्जाम्पल है, और ये आपका न्यूटन के प्रथम लॉ पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट बात करें न्यूटन के तृतीय नियम का कुछ उदाहरण की बात करें तो बंदूक से चली गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट बात करें किसी व्यक्ति के किनारे लगी नाव से कूदना, जब आप नाव से कूदते हो तो नाव भी आपकी तरफ धक्का लगाता है और आप भी नाव की तरफ धक्का लगाते हो, तो ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बात करें ग्रहों के तारों के चारों ओर चक्कर लगाना या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना, ये कैसे संभव है, तो ये संभव है अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट बात करें मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे चले नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कार्य ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें बात कर लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आते हैं नेक्स्ट गति ऊर्जा की बात करें तो इसका समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्पफुल होगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करें किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², जहां पे m द्रव्यमान होता है, v आपका l वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। वहीं पे स्थिति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। यहाँ पे बात करें संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, जहाँ पे p बराबर mv होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो संवेग को जब भी आप दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमेशा हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट बात करें शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है या W/T, और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट होता है। नेक्स्ट बात करें 1 किलोवाट में कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। एक मेगावाट की बात करें ये 10⁶ वाट के बराबर होता है, और एक अश्व शक्ति इसको हम देख ही चुके हैं 746 वाट के बराबर होता है। डायनामो की बात करें वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो डायनामो की बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की बात करें यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन की बात करें यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है या चेंज करता है। और लाउड स्पीकर की बात करें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की बात करें यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है इस चैप्टर का, विद्युत बल्ब क्या करता है। विद्युत बल्ब की बात करें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ये ऑप्शन पे डिपेंड है कि प्रकाश ऊर्जा पूछा जाए या एक ही आएगा, ठीक। विद्युत सेल की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की बात करें यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वॉशिंग मशीन की बात करें अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, ध्यान रखिएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं पहला प्रश्न है आपका पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करें भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे। नेक्स्ट यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वेग होता है किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। पलायन वेग ये मान होता है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाए तो क्या बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर अपेक्षा जो भार होता है वो 1/6 होता है। ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें जी का मान क्या होता है, तो कैपिटल जी का मान 6.67 यानी कि 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सभी पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने।
नेक्स्ट चलें, जी स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। और जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा, ध्यान रखिएगा ये 28 गुना होगा। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितने गुना होगा? 1/6 गुना होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट बात करें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो ध्यान रखिएगा में पिंड का भार, जब व्यक्ति लिफ्ट नीचे आएगी तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो क्या प्रतीत होगा? तो व्यक्ति का भार या पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो वरुण या नेपच्यून। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग होता है तो उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GRE। नेक्स्ट बात करें, किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो √2GRE होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर जो आपसे यहाँ पे पूछे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पे कक्षीय वेग और यहाँ पे पलायन वेग में संबंध, तो आप ये याद रख सकते हो, तो एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 जो होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि VE बराबर √2V0। ये आपका क्या होता है? ये आपका संबंध होता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में, ठीक है। आगे चले, पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का कितना होता है? तो √2 गुना होता है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है, कब चलती है? शीतकाल में। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार, इस प्रकार से झुकी हुई मीनार है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। नेक्स्ट बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा छठा चैप्टर है दाब यानी कि प्रेशर के हम क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो प्रेशर की बात करें, पहला प्रश्न है, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दाब या प्रेशर। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन यहाँ पे या पास्कल, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। ज्यादातर जो ऑप्शन में आता है वो पास्कल ही आता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो ये होती है बार। नेक्स्ट है, बार के बारे में हमने देखा, तो एक बार इज इक्वल टू क्या होता है? एक बार के बराबर किसके बराबर होता है? तो एक बार की बात करें तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की बात करें, ये मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस सिद्धांत या किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट बात करें, द्रव दाब किस पर डिपेंड करता है? द्रव दाब किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पात्र की आकृति जिसमें वह द्रव रखा गया है। नेक्स्ट, बाद की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि ताकि वह गहराई के साथ साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके। नेक्स्ट, लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाती है? तो लाइफ जैकेट की बात करें, वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए यानी कि तैरता हुआ रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हमारा है प्लवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लवन में बात करें, एक सिद्धांत आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें, यह क्या होता है? यह होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यह कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें,
किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है, तो घनत्व की बात करें द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और मात्रक की बात करें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व की बात करें यह एक अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो इसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा जब बर्फ तैरती है तो यहाँ पे अगर जो वाटर है तो सिर्फ एक भाग ऊपर दिखाई देता है, उसका लगभग 9 भाग नीचे दिखाई देता है, यानी कि 1/10 भाग आपका ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से, जिसको दुग्ध मापी भी बोलते हैं, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट, किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी के जो तल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले के समान ही रहेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वायुयान या फुहारा की बात करें ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट